बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक आपको मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2023 फ़िज़िक्स का। ठीक है, फ़िज़िक्स का मेरी कोशिश होगी मैथ्स का और केमिस्ट्री का आपको जो है वो सॉल्व करवाऊँ, ताकि आपके जितने भी मसले हैं एमसीक्यूज़ में या फिर जो भी आपके पास इसमें न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्व हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ मैं आपको आज करवाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा भी आपने एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है, इस पर डिपेंड नहीं करना है। ये जस्ट आपको बताया गया है कि किस तरह से क्या क्या एमसीक्यूज़ बनकर आ सकते हैं, कि न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, इसमें आपसे जो है वो बाकी तमाम चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके पास बुक के एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके चैप्टर के लास्ट में होते हैं, आपने उसकी तैयारी करनी है। इसके अलावा आपने तमाम बुक के जितने भी फार्मूलाज हैं, यूनिट्स हैं, ठीक है, वो भी याद रखने हैं। और इसमें आपके पास कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स जो आपके पास ईजी से होते हैं, जिनको जो है वो सेक्शन बी में नहीं दिया जा सकता, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं सेक्शन ए में। ठीक है, अब आपके पास है चूज़ द बेस्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, आपने यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से जो है वो चूज़ करना होता है करेक्ट आंसर। 1 मार्क का आपके पास जो है वो एक एमसीक्यू होता है। ठीक है, 12 मार्क के आपके पास यहाँ पर एमसीक्यूज़ है। मे बी आपसे 12 आए पेपर में या फिर मे बी 15 आ सकते हैं आपके पास। अब आपके पास हम अगर इसकी बात करें कि न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके पास वो किस तरह से होते हैं, तो देखिए न्यूमेरिकल जब आपके पास यहाँ पर होगा ना, तो उसको आपने रीड करके डेटा बना के सिंप्लीफाई करना है रफ में। रफ कॉलम के बाद जो आपका आंसर है बस आपने उसको उसमें से टिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप इसमें से न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके जो है वो जस्ट आंसर आपने टिक करना होता है। तो इसको रीड कर लेना, मैं 1 बाय 1 जो है वो आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। चूज़ द बेस्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट है आपके पास वेव्स कैरी। वेव्स क्या कैरी करती है? एनर्जी एंड मैटर बोथ, एनर्जी और मैटर बोथ दोनों को, या फिर आपके पास ओनली मैटर बट नॉट एनर्जी, या फिर ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर, या नाइदर एनर्जी नो नॉट मैटर। ठीक है, अब आपके पास जो वेव्स है ना, देखें वेव्स है, अगर मेरी ये साउंड वेव्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि साउंड वेव्स आपके पास आपको नज़र आ रही है जो है वो, मतलब नज़र तो नहीं आ रही होती बट आपके पास साउंड वेव्स आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। देखिए मैंने साउंड प्रोड्यूस की अपनी आवाज़, तो साउंड जो वेव्स प्रोड्यूस हुई उसके आपके कानों तक, ठीक है, वेव की एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, कोई मैटर तो नहीं ट्रांसफ़र हुआ। तो आपके पास साउंड वेव जो है वो एनर्जी, ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर को जो है वो क्या करती है, कैरी करती है। तो फर्स्ट वन हो जाएगा आपके पास ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर। ठीक है, अब आपके पास 2 कैपेसिटेंस और 4 कैपेसिटर्स। जो टोटल कैपेसिटेंस है आपने 4 कैपेसिटर्स की मालूम करनी है। ईच ऑफ 4 माइक्रोफेराड कनेक्टेड इन सीरीज इफ़, आपसे कह रहे हैं जो है वो तमाम के तमाम आपके पास कनेक्ट हैं सीरीज़ में, तो आपने टोटल कैपेसिटेंस मालूम करनी है। देखें टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज़ टोटल कैपेसिटेंस आपके पास बराबर होती है 1/CE, 1/C1, 1/C2 और 4 है ना, तो 1/C3, 1/C4 के। अगर आपके पास इन पैरेलल, अगर पैरेलल की बात करते तो यही कैपेसिटेंस आपके पास हो जाती। टोटल कैपेसिटेंस आपके पास इक्वल हो जाती CE बराबर है C1, C2, C3, C4 के इन पैरेलल। अब हमारे पास सीरीज़ में दिया गया तो इसको कंटिन्यू करेंगे। आपके पास हर जो एक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो ये आपके पास 1/CE इक्वल हो गया 1/4 को डिवाइड करें 0.25, 0.25, 0.25 एंड 0.25 डिवाइड कर लिया। अब आपके पास ये टोटल ऐड किया तो ये आ गया आपके पास 1 के इक्वल। पलटा इससे तो CE ऊपर, इसके नीचे 1/1 था, इनको भी पलटा, ये टोटल कैपेसिटेंस आ गई 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो 1 माइक्रोफेराड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द कंडीशन व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज 0 इज नोन एज, आपके पास वो कंडीशन जिस पे आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी
आपके पास सर्किट की ज़ीरो हो जाए तो वो हो जाता है शॉर्ट सर्किट। जब रेजिस्टेंस क्या हो जाए ज़ीरो तो वो सर्किट आपके पास होता है शॉर्ट सर्किट में ऐसा। शॉर्ट सर्किट CIRCUIT। ठीक है। नाउ पार्ट जो 4 है, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग साउंड कैन बी हेयर्ड बाय नॉर्मल ह्यूमन ईयर। ये भी आपको याद रखना है कि भाई कौन सा जो साउंड है वो हमारी जो है वो ह्यूमन ईयर नॉर्मली सुन सकते हैं। तो 5000 हर्ट्ज तक की आवाज़ जो है वो हमारे कान जो है वो सुन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि आपको लिख के दिया जा सकता था इस 5000 को, ये क्या है 5 × 10⁻³ लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपने क्या किया 5 को मल्टीप्लाई कर लिया 1000 से, तो 5000 से मल्टीप्लाई होकर 5000 हो गया। 1000 को 10 की एक्सपोनेंट क्यूब लिख सकते हैं और 1000 को आप किलो भी लिख सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए 5 किलो हर्ट्ज भी लिखा जा सकता था। ठीक है, तो आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। पार्ट 5 है, द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज़ डैश टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल्स पे जो है वो कितने टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपके पास होता है, तो 2 टाइम्स आपके पास वो होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 4 स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आपके पास जो है वो NS इज़ ग्रेटर देन NP या NS इज़ इक्वल्स टू NP एंड NS इज़ लेस देन NP या NP इज़ ग्रेटर देन NS। तो आपके पास क्या होता है, तो आपके पास जो सेकेंडरी कॉइल होते हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं सेटअप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल के मुकाबले में, यानी NS इज़ ग्रेटर देन NP। और अगर आपसे यही चीज़ यहाँ पे पूछते फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपके पास NP ग्रेटर होता है NS से, यानी आपके पास ये दोनों बुक में आपको बताई गई हैं चीज़ें कि द ट्रांसफार्मर इज रेफर टू एज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज एक्सीज द प्राइमरी वोल्टेज, तो इसमें आपके पास जो है वो सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होता है प्राइमरी वोल्टेज से। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन। और अगर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता तो प्राइमरी जो है आपके पास ज़्यादा होता वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज कम होता, तो इस तरह नंबर ऑफ टर्न्स भी आपके पास क्या होती ग्रेटर और लेस होती। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास NS इज़ ग्रेटर देन NP। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर इज़ 10 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। अब आपसे पूछ रहे हैं अगर आपके पास फोकल लेंथ जो है वो डाइवर्जिंग मिरर की 10 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास कितना होगा इसका। तो आपके पास इसमें कह रहे हैं आपसे 7 में फोकल लेंथ जो है वो डाइवर्जिंग मिरर की वो 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास इक्वल होता है 2f के। ठीक है, जो फोकल लेंथ होती है उसका डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब नेगेटिव इसलिए होगा कोई डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, तो 2f रख देंगे आप -10, तो ये हो जाएगा r इज़ इक्वल टू -20, तो इसका आंसर आ जाएगा -20। इसी तरह से बोलियन इक्वेशन फॉर 2 इनपुट नॉर गेट इज़। अब बोलियन इक्वेशन जो है वो आपके पास नॉर गेट के लिए क्या होती है, तो ये होती है y इज़ इक्वल्स टू a + b बार। ठीक है, ये आपके पास बुक में दी हुई है, आपने तमाम की तमाम याद करनी है। मैं आपको जो है वो बता देती हूँ, ये आपके पास बुक में मौजूद है तमाम चीज़ें, ये आपने तमाम की तमाम याद कर लेनी है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके पास। ये रहे आपके पास बोलियन इक्वेशन के गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स हैं, एंड गेट्स हैं, एंड गेट है। ठीक है, आपके पास इसी तरह इसकी आपने एंड गेट की याद कर लेनी है, y इक्वल्स टू a.b। इसी तरह और गेट है आपके पास, और गेट का है आपके पास 3 हो तो यह है a.b.c हो जाएगा। ठीक है, एंड गेट का है आपके पास, और गेट का है आपके पास y इज इक्वल टू a + b।
इसी तरह से 3 हो तो y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। नॉट गेट हो तो आपके पास है y इज इक्वल टू a बार। इसी तरह से नैंड गेट हो y इज इक्वल टू a b बार। नॉर गेट का भी आपसे पूछा है तो नॉर गेट का y इज इक्वल टू a प्लस बी पे यहाँ पर बार। ठीक है, इस तरह से आपने ये तमाम याद रखने हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अभी हमसे पूछा गया था यहाँ पर नॉर गेट का, तो नॉर गेट का था y इज इक्वल टू a प्लस बी पे बार। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 9, मीडियम इन विच सिग्नल ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड। ऐसा मीडियम जिसमें सिग्नल ट्रैवल करते हैं एक एंड से दूसरे एंड पर, तो वो चैनल के थ्रू जो है वो आपके पास ट्रैवल करते हैं, तो इसका आंसर होगा चैनल। 10 है आपके पास, ये भी आपकी बुक में बताया गया है, आई थिंक ये आपकी बुक में बताया गया है 182 पेज पर। The input signal is processed by a transmitter. The transmission channel is the medium. Transmission channel is the medium used to transmit the signal. 10 है आपके पास, the focal length of magnifying glass is 25 centimeter. Its magnification is, आपसे कह रहे हैं जो focal length है वो magnifying glass की 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी magnification क्या होगी। अब इसका भी आपके पास एक फॉर्मूला आपकी बुक में मौजूद है, आई थिंक ऑन पेज 'm इज इक्वल्स टू 1 प्लस d अपॉन f। ठीक है, d आपके पास अगर 25 है जो और फोकल लेंथ 25 दी हुई है, कैंसिल, तो 1 + 1 हो गया, ये आपके पास मैग्नीफिकेशन 2। ठीक है, ये था पार्ट 10। इसी तरह पार्ट 11, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश इन सर्किट। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपके पास पैरेलल। नाउ 12 में कह रहे हैं दीज आर हीट वेव्स। ये वेव्स जो हैं वो आपके पास हीट वेव्स हैं। तो कौन सी वेव्स इसमें से आपके पास हीट वेव्स हैं? अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स नहीं हो सकती। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स आपके पास ऐसी वेव्स होती हैं जिन जो कि क्या करती हैं, हीट वेव्स होती हैं। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स आर कॉल्ड हीट वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स आर कॉल्ड हीट वेव्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके पास 12 के 12 MCQs। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बुक के भी अगर आप चाहते हैं मैं चैप्टर वाइज कराऊँ तो एग्जाम से पहले रिक्वेस्ट कीजिए। जितनी ज़्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट आएगी तो मेरी कोशिश होगी जितने भी चैप्टर्स में करवा सकी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।